जब सामने क्लियर है कि बस कितना सा सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं, आपको पता है कहां से स्टार्ट करना है, कहां से खत्म करना है, कहां पे खत्म करना है, इसलिए आसान हो जाए। और दूसरा इसके आसान होने का रीजन है बेटा जी, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो आपकी कॉम्पिटिटिव रहना बेटा, और वो आप लगभग जैसे यदि आप 11th-12th क्लास में हो तो 15-16 केस के, आप प्रॉपर बैच में तो 17-18 केस के। तो बड़े रीजन बता रहा था इसके आसान होने, पहला रीजन मैंने बता दिया, सिलेबस वेल डिफाइंड है, बाउंड्री में पैक है। इसको समझने के लिए मैंने कंपेयर किया अदर एग्जाम्स के सिलेबस से, आपको लगने लगा हाँ यार सही कह रहे हो सर आप, मैं प्रॉपर बैच में हूँ, अभी भी सर लोग हमें वही पढ़ा रहे थे अपनी 11th में पढ़ा था, या मैं 11th में स्टार्ट हुआ हूँ सर, या मैं 12th में हूँ, हमें वही सब बातें बताई जा रही जो हमने पहले पढ़ी थी, सेम वही कंटेंट, सेम वही सिलेबस, कुछ भी नया नहीं, वही चीजें जो 11th में स्कूल लेवल पे पढ़ा जाता है, 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा जाता है, 11th की बोर्ड की बुक में पढ़ा जाता है, वही तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, वही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, इसलिए आसान। दूसरा आसान होने का कारण, जिस एज में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, 15, 16, 17, 18 साल की एज है, और ये एज होती है इनमैच्योरिटी की एज, ये एज होती है इनडिसिप्लिन रहने की एज, ये एज वो जिसमें की रेगुलरिटीज करी जाती है, नादानियां करी जाती है, इस एज में सिंसियरिटी दिखाने वाली एज नहीं होती है। इस एज में नहीं समझ में आता कि कोई करियर भी होता है, उस करियर को शेप भी देना है। इस एज में हम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, हमें लगता है कि मम्मी पापा हमारे लिए जिंदगी पर ऐसे हमारे लिए एफर्ट करते रहेंगे, पापा जिंदगी पर हमारे लिए ऐसे कमाएंगे, मम्मी जिंदगी पर हमें ऐसे खिलाएंगे, और सब लोग जिंदगी पर ऐसे हमें ऐसे खिलाएंगे। हम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, ये इनमैच्योरिटी एज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सारे कॉम्पिटिटर उसी की इनमैच्योरिटी एज में है, आपके सारे कॉम्पिटिटर उसी तरह से इंडिसिप्लिन है, उसी तरह से इरेगुलर है, किसी में सिंसियरिटी नहीं है, किसी में मैच्योरिटी नहीं है। यदि इतने इंडिसिप्लिन लोगों में, इमैच्योर लोगों में, इरेगुलर लोगों में आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ, थोड़े से डिसिप्लिन हो जाओ, थोड़े से रेगुलर हो जाओ, तो इजीली आप नीट फोड़ दोगे। वैसे इससे आसान कैसे हो गया, इसको भी हम कंपेयर करते हैं। मान लो नीट का मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होता है 25, वही बच्चा नीट दे पाएगा जो 25 एज का, इन द एज ऑफ 25 आप नीट दे सकते हैं, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। तो आप सोचो सारे लगभग 24-25 के एज के होते सारे के सारे आप, ये आज के लगभग 10 साल की बात, 10 साल बाद की बात कर रहा हूं। और एज यू नो, आप सब जानते बेटा, एज के साथ मैच्योरिटी आती है। हम सब, आपके सभी टीचर्स, इवन मैं भी, जब हम आपकी एज में थे तो हम भयंकर ही मैच्योर थे, हम भी डिसिप्लिन थे, हम भी नादानियां करते थे, गलतियां करते थे। एज के साथ मैच्योरिटी आई, एज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसमें मैच्योरिटी लेके आया। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आप में भी मैच्योरिटी आएगी। तो आफ्टर 10 इयर्स, सपोज नीट का मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 होता, वही बच्चा नीट दे पाता जो 25 के एज का है, और सपोज आप सब 25 के एज में पहुंच चुके होते, तो एज की वजह से आप 25 के एज के आसपास सारे डिसिप्लिन होते, सारे मैच्योर होते, सारे रिस्पॉन्सिबल होते, सारे रेगुलर होते, सारे सिंसियर होते। तो पुत्र आपके आसपास जितने भी बैठे हैं सब का सब मैच्योर हैं, सब डिसिप्लिन है, सब रेगुलर है, सभी सिंसियर हैं। तो सभी सिंसियर तो सब पूरे डिवोशन के साथ पढ़ रहे होते, सब पूरे डेडिकेशन के साथ एफर्ट कर रहे होते। तो समझ लीजिए कंपटीशन किस लेवल का होता है। क्या इस समय ऐसा वो कंपटीशन है कि सीरियसली इजी एग्जाम है, चाहे नीट है चाहे जेईई, क्योंकि आपके कंपटीटर भी आप ही की तरह इमैच्योर है, आपके कंपटीटर भी आप ही की तरह इरेगुलर है, आपके कंपटीटर भी आप लोगों की तरह इनडिसिप्लिन है। यदि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन आप हो जाओ, थोड़े से मैच्योर आप हो जाओ, थोड़े से रेगुलर आप हो जाओ, तो गारंटीड आप नीट को फोड़ दोगे, गारंटीड आप जेईई को फोड़ दोगे। बशर्ते मैंने फिर से बोला, थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लोगों में होना चाहिए। और ये बच्चे लोगों ने बस यही किया, ये जो सामने आप फेसेस देख लो एक पिक्चर में, उस देर बाद उन लोगों का आपस में इंटरेक्ट करवाने वाला हूं, इन लोगों ने यही किया। बस इस एज में, जिस इमैच्योर एज में आप होगा, उसमें उन्होंने थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ काम करना है। इस इनडिसिप्लिन एज में, जिस इनडिसिप्लिन एज में आप होगा, उसमें उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन से काम कर दिया। इस एज में थोड़ी सी रेगुलरिटी, थोड़ी सी सिंसियरिटी, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखा दिया, बाद में हम सबके रोल मॉडल बनेंगे, कुछ अलग नहीं करना। प्यारे बच्चों, अब सवाल उठता है सर, लास्ट ईयर जो टॉपर भैया थे, आपने कुछ बच्चे इसी हॉल में उनसे मिले थी होंगे, वो तो भैया सर 720 में से 720 ले गए थे, तब ऑल इंडिया टॉपर बने थे। इस बार के टॉपर भैया के तो 720 में से 720 में से जस्ट 686 और आउट ऑफ 720 आया, टॉपर बन गए थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो सर इस बार पेपर बहुत खतरनाक था। हाँ, नीट के इतिहास का सबसे हार्डेस्ट पेपर था।
अगर ऐसा पेपर हमारे लिए आ गया तो क्या होगा सर, हमारा क्या होगा सर, हमारे तो प्राण तो फिर उड़ जाएंगे। चिंता मत करो, पूरे प्राण को फिर वापस हाथ में डाल देंगे। अरे पुत्र, इजी पेपर में सिलेक्शन भी टफ होता है और रैंक लाना भी टफ होता है, और टफ पेपर में सिलेक्शन भी आसान होता है, रैंक लाना भी आसान होता है। जब इजी पेपर था 2024 में तो कट ऑफ दूसरा गया था 650 के आसपास, ऊपर ही गया था 650, और अभी कट ऑफ गया 527। आप तो भगवान से प्रार्थना करो सर पेपर इससे भी भारी आ जाए। मानो आपकी बात को। लास्ट वीक ये शाम एक बच्चा था इसके साथ कहीं इसी हॉल में, आप में से कुछ बच्चों से मिलके गया था। शाम का भी सौरव की तरह 720 आउट ऑफ 720 स्कोर था जो एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस किया, वो भी ऑल इंडिया टॉपर था। लेकिन बाद में वो एनटीए ने क्या, उस समय जब रिजल्ट अनाउंस किया तो उसने फिजिक्स के क्वेश्चन के 2 आंसर दे दिए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस किया, भैया आर्ट्स थोड़ी है, साइंस है, साइंस में एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, एक ही आंसर करो, डिसाइड करो कौन सा करना है। एनडीए ने एटम का कोई आंसर क्वेश्चन, एटम वाला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, सब लोग जो आपको पढ़ाएंगे बतलाएंगे। एनडीए ने क्या किया, ओल्ड एनसीईआरटी के बिहाफ पे जो आंसर आ रहा था वो भी टिक कर दिया, और न्यू एनसीईआरटी के बिहाफ पे जो आंसर आ रहा था उसको भी टिक कर दिया। तो शाम वाला भी सही होगा, सौरव वाला भी सही होगा। फिर एनटीए ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट में बोला ऐसा नहीं चलेगा। फिर एनटीए ने उसको एक आंसर किया, तो नई एनसीईआरटी को फॉलो करके उसने एक आंसर फाइंड कर दिया, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करके उसने एक आंसर फाइंड किया। और वो आंसर फाइनल होते ही शाम 720 से 715 पे आ गया, क्योंकि उसका वो आंसर गलत हो गया, एक क्वेश्चन तो गलत था। क्या फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन पेपर दूसरा इजी था। एक क्वेश्चन गलत होते ही श्याम भैया एम्स दिल्ली से एम्स जोधपुर में पहुंचते, केवल एक क्वेश्चन गलत होते, एक क्वेश्चन गलत होते ही श्याम बाबू जो एम्स दिल्ली जाते, वो एम्स दिल्ली के बजाय एम्स जोधपुर पहुंचते। जनरल कैटेगरी में था, ओबीसी में होता तो 715 में भी उसको एम्स दिल्ली मिल जाता, वो जनरल में था, उसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था। एक क्वेश्चन गलत होते ही पेपर इजी है। और यहाँ इस बार इनके मन में आया उतने क्वेश्चन गलत फिर क्या है, जितना इनके मन में आया नहीं करेंगे, छोड़ो हटा। बहुत गुंजाइश रहती है, बहुत गुंजाइश रहती है। अब देख लीजिए जेई में सिलेक्शन आसान है, जेई में थोड़ा सा दिक्कत है, रैंक लाना भी मुश्किल है। सिलेक्शन आसान है, जेई पेपर टफ है, सिलेक्शन आसान है, लेकिन रैंक लाना मुश्किल है। नीट में दोनों काम है, टफ आते ही सिलेक्शन भी आसान है, रैंक लाना भी आसान। अब कैसे किया जाए और किस तरह से इस डायरेक्शन के साथ काम किया जाए कि हम अपना बहुत अच्छा सा रिजल्ट कंफर्म करें, यही बातें सुनने के लिए